तो हम लोग फिर से अपना जो जो सीरीज चला रहे थे पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें ग्रुप डी का जो सेट हुआ है 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस का, उसका हम लोग देख रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो सेट है 18/8/2022 का शिफ्ट नंबर जो शिफ्ट 2 हुआ था उसका क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो लास्ट में वहां पे मिस्टेक है वहां पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयां समान है। ठीक है, किंतु अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। ठीक है, यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है तो तार ए की त्रिज्या, देखिए यही मिस्टेक है, यहाँ पे और जोड़ लीजिएगा, तार ए की त्रिज्या का तार बी की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि दो तार आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, एक ये तार हो गया, एक आपका ये तार हो गया। ठीक है, इसको नीचे में आते हैं, क्वेश्चन रहेगा आपका ये एक तार हो गया, इसको ए कह दे रहे हैं, इसको बी कह दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई समान है। ठीक है, मतलब दोनों का जो लेंथ है, ये आपका दोनों का जो लेंथ है, जो लंबाई है वो क्या है, एल है, इसका भी क्या है, एल है। ठीक है, लेकिन और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, अनुपर का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल है, इसका कह रहा है, इसका मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं A2 और इसको मान लेते हैं हम लोग A1। ठीक है, मतलब कि दोनों का जो क्या है आपका क्षेत्रफल है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि R1 बराबर आपको मतलब क्या कि जो प्रतिरोध पहले का प्रतिरोध मतलब जो ए का प्रतिरोध है वो बी वाले प्रतिरोध से क्या है, आपको क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि एक का प्रतिरोध बी तार के प्रतिरोध के 9 गुना है। मतलब कि मान लीजिए कि पहले वाला प्रतिरोध था, इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है, जो पहले वाला तार है उसका जो प्रतिरोध है, ये जब का R2 प्रतिरोध है इसके 9 गुना के बराबर है। ठीक है, 9 गुना के बराबर है। अब देखिए आपको R1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, R1 बराबर मान रखेंगे यहाँ से आपको, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर जानते हैं कि रो L/A फार्मूला होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, आप रखेंगे हम लोग त्रिज्या के रूप में, क्योंकि आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हो जाएगा R बराबर रो L बटा यहाँ क्या आपका तार है, क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वहां रखिए यहाँ पे, तो यहाँ आप रखेंगे तो क्या होगा आपका, तो रो L बटा पाई, यहाँ 1 लिए है तो R1 के स्क्वायर बराबर 9 गुने रो L बटा पाई, यह हो जाएगा आपको R2 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कटने वाला क्या है, तो रो से रो कट गया, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखा बच गया, आपको बच गया, यहाँ बच गया 9। ठीक है, यहाँ बच गया आपको 1 बटा R1 के स्क्वायर, और यहाँ बटा में बच गया है क्या, 9 बटा R2 के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चलिए ऊपर, ये हो जाएगा R2 के स्क्वायर बटा R1 के स्क्वायर बराबर क्या, 9 बटा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा जब वर्गमूल क्या होगा, R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 बटा 1, यानी कि R2 बटा R1 बराबर क्या हो गया आपका 3:1। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तार एक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको पहले पूछ रहा है इसको पहले, अब R2 अनुपात R1 पूछेगा तो 3:1 होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि तार एक की त्रिज्या, मतलब कि आपको पहले R1 अनुपात R2 निकालना है, आपको क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या, आपको ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसको ध्यान रखना था प्रोसेस को और इसको बना देना था। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 दिख रहा है, ठीक है, ये आपका उसका स्ट्रेंथ का ही चैप्टर से दिया हुआ है, उस चैप्टर से आपको विधिक का चित्र बना के दे दिया तंत्र का, उसमें पूछ रहा है कि ए क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं ए को कहते हैं ब्रिक, मतलब यहाँ क्या होता है आपका मूत्र का निर्माण होता है, यहीं से क्या होता है, यहीं से मूत्र का निर्माण होता है। जो आपका बी दिया हुआ है क्या, जो आपका बी दिया हुआ है आपका ये क्या करता है, ये आपका हो गया मूत्र वाहिनी, इसका कहते हैं मूत्र वाहिनी, मतलब क्या, मूत्र को ले जाने वाला, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाने वाला।
ठीक है। अब देखिए गुरु, अब इसको खोज लीजिए, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है कि एक मूत्र का निर्माण, ठीक है, यहाँ सही है। बी दिया है मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन, नहीं, यही गलती है, ठीक है। वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, वहां पे आपको क्या, वो मूत्राशय में आके पहले इकट्ठा होगा वहां से, और तब क्या होगा, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाएगा। जो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है उसमें इसका आंसर आपको दिया हुआ है, जो यहाँ सही, तो सही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे कि निम्न निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विरुद्धात्मक है। आप जानते हैं क्या, फिर आपका ये जो सीजीएम होता है, जो सीएस आपका ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है, क्या है आपका सबसे अधिक विरुद्धात्मक है। और ऑप्शन में और दिया हुआ है, और इसमें नहीं दिया हुआ है, और आपको फ्लोरीन दिया रहेगा। फ्लोरीन जिसको एफ कहते हैं, वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसको याद रखिएगा। जो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, और जो सीजीएम होता है, सी जिसका संकेत हो गया, इस क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। ये क्या होता है आपको, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो 3 का क्या हो जाएगा आपको, 3 का आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सीजीएम, इसको ठीक है आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, क्वेश्चन 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करती है। अब देखिए, जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, आपको दिया है एक्स वाई, और ये क्या हो रहा है, टूट के 2 को बन जा रहा है, मतलब कि ये आपका ये संयोजन का नहीं है, ये आपका किसका है, ये आपका हो गया वियोजन का। क्या, ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया का, या इसी का कहते हैं हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया का। क्या, अपघटन अभिक्रिया का, ठीक है। ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी, और अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया आपको, आपको बन गया ए सी प्लस क्या, आपको क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और क्या आपस में अदला बदली कर रहे हैं तत्व, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ आपको, आपको ऑप्शन में सी में दिया है पी क्यू प्लस आर, देखिए वहां प्लस चिन्ह दे दिया हुआ, तीर चिन्ह आना चाहिए, आपको दे दिया है पी आर प्लस क्या क्यू। मतलब देखिए यहाँ से जो आर है, क्या किया, क्यू को हटा दिया, क्योंकि क्या क्यू अगर कम अभिक्रियाशील होगा, इसलिए अगर आर अधिक होगा तो क्यू को हटा देगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एकल विस्थापन कहिए या क्या केवल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मतलब इसको इस तरह से सूचित करते हैं सांकेतिक रूप से। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको, डी में दिया हुआ है ए प्लस बी, अब बन गया क्या सी, मतलब कि 2 अभिकारक मिल के एकल उत्पाद बना रहे हैं, मतलब 2 अगर जुड़ के एक बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी पूछ सकता है, इसको कहते हैं वियोजन। मतलब क्या है, एक जो एकल अभिकारक क्या बन गया, 2 से या 2 से अधिक अभिकार उत्पाद बन गया, फिर क्या होता है, होता है वियोजन अभिक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया का क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि कह रहा है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करती है। आप जानते हैं कि जो शीर्ष में होता है वो कौन होता है, तो विभाजक होता है, वही क्या करता है, वो वृद्धि के लिए वहां पे आपको मौजूद होता है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको डी, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसको आप टिक कर लेंगे, विभाजक वृद्धि कह देंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर आपको डी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको एक लाइन में बनने वाला है उसको हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कई प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन करने में इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कमी करना, ठीक है। चालक की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। आगे कह रहा है आपसे, चालक के प्रतिरोध को वृद्धि करना। अब क्या हो सकता है, आप देखते होंगे, आप देखते होंगे तो इस तरह जुड़ा होता है आपका क्या, ये आपका हो गया यहाँ से, ये आपका समांतर क्रम संयोजन का हो गया डायग्राम, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं R1,
इसको R2, इसको R3। तो जिसका R इक्विवेलेंट निकालने का जो सूत्र होता है आपको होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन भाषा के रूप में पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, आंसर दिया है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। मतलब अगर समतल संयोजन कर रहे हैं तो क्या होगा, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यही आपका आंसर सही है। अब देखिए, जब समांतर का संयोजन करिएगा आप, क्षेत्रफल बढ़े करेगा ना, घटेगा थोड़े, इसलिए ऑप्शन जो बी है उसमें वो गलत हो जाएगा। और चालक तार की लंबाई कहाँ बढ़ रहा है, तो यही पे तो चौड़ाई बढ़ रहा है ना, क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब चालक तार के विरोधी क्या करना है, प्रतिरोध को विरोधी करना नहीं। इसमें क्या होता है, जब समांतर का संयोजन करते हैं ना तो ये क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो घटता है, यहाँ बढ़ता नहीं है। इसलिए केवल आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 दिख रहा होगा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए, जो क्वेश्चन 7 है वे आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, किसका उदाहरण है। मतलब कि आपको हाइड्रोजन H2 और क्या आपका ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया करके क्या बना दिया, आपको जल बना दिया, इसको कहते हैं संतुलित। ठीक है, तो कह रहा है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका क्लास 10th के NCERT के संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण में ही ये दिया हुआ है। क्या, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में ही इसको दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ देखिए 2 को जो को बनिए रहा, इससे आप पकड़ लीजिएगा। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगर संयोजन नहीं दिया रहेगा तब आप मारेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया को। क्या मारेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को टिक करेंगे, अगर संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, 2 अभिकारक जोड़ेगा करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तेज चल रहा है क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है इसलिए तेजी में चल रहा है, चार्ज न हो जाए आपका वीडियो पूरा हो जाए। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है एक क्लास 11th का क्वेश्चन है, क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ना है, जहां तक हमको आशा हम देखे एनसीईआरटी बुक, आपको क्लास 10th में तो नहीं है, 11th में है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाहित करने पर एकल पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितने बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप जानते हैं क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बटा क्या आपका होता है 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी वृत्ताकार पास में निकालने के लिए फॉर्मूला। केवल लूप कहता है तो यहाँ पे एन नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि लूप के लिए क्या है तो उसमें एक ही तार रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको एन नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर पूरा कुंडली कह रहा है तो उसके लिए यहाँ एन लिखते हैं। अब देखिए, अगर एक लूप होगा तो केवल आप यहाँ एक रखिएगा। ठीक है, मैंने आप यहाँ एक रखिएगा। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 6 गो है तो 6 करना पड़ेगा। जब 6 गो का तुलना आप एक गो से करिएगा, जब एक लूप से करिएगा आप, तो यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा 2a। मतलब क्या, इसके तुलना में कितना गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 फेरे वाली 6 गो फेरा वाला है। मान लिया वो 6 फेरा वाला है। ठीक है, वो केवल एक वाला है। ठीक है, वो केवल एक वाला है, 6 गो फेरा वाला है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इससे क्या होगा, ये अगर एक होगा तो ये क्या होगा, इसका 6 गुना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, फॉर्मूला से भी देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या कि देखिए जो बी है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या, जो टर्न्स की संख्या में जो फेरों की संख्या है उसके समानुपाती है। मतलब कि एन का मान बढ़ाइएगा तो बी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपको 6 गो है तो 6 गुना सी न ऑप्शन होगा इसका, क्या इसका सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला पे मेन आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू नॉट एन आई बटा क्या आपका 2a। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, अगर यहाँ 6 रखिएगा 6 में 6 फेरा होगा 6 रखना पड़ेगा, अगर एक लूप होगा तो 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 8 का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन जो 9 दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन जो 9 है आपको 9 क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, जब यहाँ 18 है ना तो यहाँ से क्या करिए, एक जोड़ा मतलब 2 गो निकाल लीजिए। मतलब एक जोड़ा मतलब क्या, 2 गो निकाल लीजिए, बच गया 16। ये क्या होगा, ये भाग लेता है
अलैंगिक जनन में। क्या भाग रहता है? अलैंगिक जनन में। ई का भाग रहता है, ई भाग रहता है आपको लैंगिक जनन में। वैसे हम लोग शरीर में कितना होता है? हम लोग हमारे दिया हुआ 2n बराबर क्या आपको दिया हुआ है 46, इसमें का जो क्या होगा, जो 44 होगा, मतलब 22 जोड़ा होगा, 22 जोड़ा आपका लैंगिक सूत्र में भाग लेगा, और जो 2 बच गया मतलब एक जोड़ा क्या होगा, लैंगिक भाग लेगा। ठीक है, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2n बराबर 18, तो इसमें लैंगिक सूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16, जब ऑप्शन नंबर सी में इसको दिया हुआ है। ठीक है, इसको ठीक है कि आप आगे बढ़ जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन 10 कुछ नहीं कह रहा है, इसमें भाषा दिया हुआ है। कह रहा है अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित इनमें से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन करें, तो क्या गलत है उसका कुछ चयन करना है। ठीक है, क्या गलत है उसको चयन करना है। आइए पढ़िए, आपका ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ए ऑप्शन लिखा हुआ है। कह रहा है कि यह मृदा की उर्वरक शक्ति को कम करते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन गलत का बात कह रहा है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा तो कह रहा है कि जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। अगर जानवर खाएंगे तो भी मर सकते हैं या मर जाएंगे, ये आपका सही है, नहीं गलत चुनना है इसमें। ये नालियों को जाम कर देते हैं। हाँ, आप देखते होंगे क्या कि शहरों में बहुत कचरा नाली में लोग गिरता है तो क्या होता है, नाली जाम हो जाता है, जिसके कारण सड़क पर पूरा पानी बहने लगता है, किसी किसी घर में भी घुसने लगता है। तो इसका भी सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, मतलब कि ये आपके आम जीव जंतु के लिए मतलब ये सही नहीं है। तो आपका यही जो गलत है, आपको यही मारना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग जो क्वेश्चन कह रहा है आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे? तो क्वेश्चन 11 है, यदि आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत लोग क्या करेंगे, आर और रो में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, या इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, या इसी को कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप देखते होंगे क्या, जो प्रतिरोधकता होता है ये केवल क्या होता है, आपका जो पदार्थ होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्या, जो पदार्थ होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, और क्या, और आपका टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्या, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और क्या, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और क्या, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए, जब का तार दिया हुआ है, मान लीजिए आपका तार ये हो गया, इसका आपका प्रतिरोधकता दिया हुआ है रो, तो तार को कई भाग में काटिए, या इसको खींच दीजिए, या खींच के मतलब या इसको दबा दीजिए, जो का प्रतिरोधकता होता है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या, जब का प्रतिरोधकता होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही आप जब प्रतिरोध की बात करिएगा, क्या, जब वही आप प्रतिरोध की बात करिएगा, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है। मतलब कि ये आपका जो प्रतिरोध है आपका लंबाई पर भी निर्भर करता है, और क्या, एरिया पर भी निर्भर करता है। यानी कि जब लंबाई का मान बढ़ाइएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। एरिया का मान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिरोधकता है पी वाले धातु के तार को 4 भागों में काट देते हैं, तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, उसको कई भाग में काटिए, एन भाग में काटिए, चाहे 10 कितना भाग में काट दीजिए, जो प्रतिरोधकता होगा तार का वो आपका सेम ही होगा। मतलब कि रो अगर दिया हुआ है, इसका पूरा का रो दिया हुआ है, इसको कौ भाग में काटिए, आपका क्या होगा, इसका रो ही आंसर होगा, मतलब कि बदलेगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रो। आप इसको ठीक करके करिए, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। अब देखिए, आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये आपका होता है जिप्सम का, क्या, जिप्सम का होता है, क्या होता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, किसका हो गया, यह हो गया जिप्सम का, जिप्सम। और इसी को पूछ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम, क्या, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, मतलब दो दिया इसी का होगा डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या होगा आपका, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये आपका इसका आंसर हो जाएगा यही, सी में दिया हुआ है, लेकिन और भी दिया एग्जाम्पल में तो दिया आपको बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको हो जाएगा NaHCO3। ठीक है,
किसका होगा? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। ठीक है, और आपको दिया एग्जाम्पल में, इसको ध्यान रखिएगा, आपको दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका होता है आपका CaSO4 1/2H2। मतलब कि जब इसको गर्म करते हैं 120 डिग्री पर ना, तो आपको बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को कहते हैं शॉर्ट में POP। आप इसको जरूर देखे होंगे, जब हाथ टूट जाता है तो वहां पे आपको जो बैंडेज होता है उस पर जो उजला उजला लगा रहता है, वो आपका ये POP ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है ऑप्शन में डी में दिया धावन सोडा, उसको कहते हैं Na2CO3 और 10H2, इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जितने फार्मूला आपको 10th में दिया हुआ सब कुछ ध्यान याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आपको सेट में कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपको आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि मौखिक गर्भ निरोध गोलियां रोकने का कार्य करती है। मतलब मुंह से जो गोलियां खाया जाता है, ये सुने होंगे सहेली और कितना गोलियां होती हैं जो गर्भ को रोकने के लिए लोग खाते हैं, जो लड़कियां खाती हैं, वो मतलब रोकने के कार्य कौन करता है? तो आपका वो होता है ओव्यूलेशन और निषेचन को रोकता है। क्या जो गोलियां खाते हैं ना, क्या करता है? वो गोलियां ओव्यूलेशन और क्या निषेचन को रोकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इतना ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? अब देखिए, यहाँ पे अगर दर्पण होगा तो लेंस होगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहिएगा। लेकिन अब आते हैं पहले कुछ क्वेश्चन आपका दिया उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये लेंस से कह रहा है कि लेंस के लिए क्या होगा आपका आवर्धन। तो ध्यान रखिएगा, लेंस के जो आवर्धन होता है आपका, लेते हैं लेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए आवर्धन आपका फॉर्मूला होता है क्या? M बराबर V/U। अब देखिए V क्या है? तो V आपका है प्रतिबिंब दूरी, U क्या है? वस्तु दूरी। ये आपका किसके लिए हो गया? ये आपका हो गया लेंस के लिए। अगर यही कहेगा आपका दर्पण के लिए क्या होगा, दर्पण के लिए क्या होगा, तो उसके लिए लिखते हैं M बराबर -V/U। ठीक है, क्या? -V/U। इसको ध्यान रखिएगा, ये दर्पण के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया? लेंस के लिए हो गया। ठीक है, अगर इतना याद रखते तब कोई ये क्वेश्चन बहुत पूछा एग्जाम में, भगवान के एग्जाम में पूछता है आवर्धन से लेकर रिलेटेड। और 22 जितने क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उसमें आवर्धन का क्वेश्चन हर एग्जाम में है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आवर्धन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन 14 था उसके अंदर क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए V/U कहाँ दिया हुआ है आपका, लेंस से पूछ रहा है। अगर दर्पण से पूछेगा तो आप ये मारिएगा, माइनस वाला मारिएगा। तो लेंस वाला कहाँ दिया है आपको? तभी V/U आपको U दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। ठीक है, इसको टिक करके आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 15 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? डायस्टोल के दौरान होती है। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, डायस्टोल को कहते हैं अनुशीतलन। क्या? डायस्टोल के ही कहते हैं क्या? अनुशीतलन। क्या कहते हैं? अनुशीतलन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? रक्त प्रवेश करता है। क्या? रक्त प्रवेश करेगा। ऑप्शन का दिया आपको, ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ रक्त प्रवेश करेगा? फेफड़ा में रक्त प्रवेश करेगा। एक और घटना होती है आपको, जिसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं प्रंकुंचन। क्या? प्रंकुंचन। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, डायस्टोल हो गया, इसको कहते हैं सिस्टोल। SYSTOL, सिस्टोल। ठीक है, इसीलिए सिस्टोल, सिस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? जो रक्त होगा क्या होगा? बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि डायस्टोल का मतलब क्या होता है? अनुशीतलन। और क्या प्रंकुचन मतलब इसी को कहते हैं सिस्टोल। इसको मतलब क्या होता है? रक्त का बाहर निकलना। कहाँ से बाहर निकलेगा? फेफड़ा से निकलेगा। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा। आपको हिंदी में इसको रखिएगा प्रंकुचन और क्या? अनुशीतलन। इसी का जो इंग्लिश होता है उसको लिख दिया डायस्टोल, इसको लिखता है सिस्टोल। मतलब जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसी को लेता है हिंदी में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला, इसको क्या होगा इसका आंसर?
तो जो आपका ये पूछ रहा था डायस्ट्रॉल पूछ रहा है तो क्या होगा, रक्त प्रवेश करेगा कहाँ पे, फेफड़ा में आपका। इससे क्या हो जाएगा इसका, आपका कितना क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था 15 नंबर, तो 15 क्या हो जाएगा आपको, 15 का आपका हो जाएगा वेंट्रिकल में। अच्छा वेंट्रिकल में रक्त, यहाँ फेफड़ा में नहीं होगा क्या, वेंट्रिकल में क्या करता है, रक्त प्रवेश करता है। आपका ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है उसमें आंसर हो जाएगा इसका, क्या ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फेफड़े में रक्त नहीं, फेफड़े में रक्त प्रवेश नहीं करता है, आपका वेंट्रिकल है उसमें रक्त प्रवेश करता है, ठीक है। इसको आप टिक कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 16 आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोलीय दर्पण के बारे में से सही कथनों की पहचान करिए। तो कह रहा है कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और छोटा भी बन रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि दर्पण अवतल है, तो नहीं, क्योंकि उसमें आपका क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 12 भी बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि दर्पण दर्पण एक आभासी प्रतिनिधित्व करता है, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, दर्पण आभासी प्रतिनिधित्व करता है, सही है। कहा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तीनों का दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो कब होगा, आपका उत्तल उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, आपका फोकस दूरी धनात्मक होगी, और क्या ये हमेशा क्या करेगा, आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए आपका क्या होगा इसका आंसर। आपका जो कथन है आपका 2 और 3 क्या है, सही दिया हुआ, मतलब स्टेटमेंट है क्या है, तो कथन है क्या 2 और 3 को सही दिया हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16 का हो जाएगा, 16 का डी आप टिक कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17, ठीक है। 17 में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो आप जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्योंकि वायुमंडल गैस के मिश्रण से बना होता है, ठीक है। आपको इसे कारण समझना है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर रहती है, ये तो गलत है, ठीक है। आपको जो सीध में देखो कि वायुमंडल का भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, हाँ मतलब जो वायुमंडल में कौन है कि भौतिक स्थितियां क्या होती है आपको बदलते रहती है, आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। या आप खोल लीजिएगा ऑप्शन, अगर उत्तर दिया रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन परिवर्तन, तब देख लीजिएगा उसका होगा आपका अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर दिया क्योंकि तारा में प्रक्रिया होता है ना, ये गलत है, आपका ऑप्शन सी ही सही है इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान जातीय श्रेणी से या समजातीय श्रेणी से क्या संबंधित है, मतलब कौन सा एक जात के हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ आपको, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर यौगिक दिया होगा ना उसमें कितना का अंतर होगा, तो CH2 का अंतर होगा, ठीक है। और क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, सूत्र सूत्र समान होगा, या एल्केन का होगा या एल्कीन का होगा या एल्काइन का, मतलब किसी का होगा, सब एक ग्रुप का होगा, क्या सब एक ही ग्रुप का होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसमें क्या है, तो पहला दिया हुआ C4H8 और C5 क्या H8 दे दिया है, तो क्या होगा आप जानते हैं पहला फॉर्म लगाते हैं, मान लीजिए CN एल्केन के लिए H2N+2 लगाते हैं, पहले देखिए पहला में 4 है, 4 तो यहाँ 10 आना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। तो 5 में दिया हुआ आपको 8 2 10, ठीक है 10 हो जा रहा है, 10 नहीं दिया हुआ 8 दिया हुआ आपको, इसको क्या आपका इस ग्रुप का है, एल्कीन वाला ग्रुप का है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब कि C4H8 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया आपको उसी में एक ही में ऑप्शन ए में ही C5 और क्या H8 दिया हुआ है, तब फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पे, तो CN मतलब C5 क्या होगा 5 गुना 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग हो गया, तो ये ऑप्शन ए गलत काट दीजिए, ऑप्शन ए गलती हो गया, ठीक है। ऑप्शन जब बी में आइएगा आप, तो यहाँ दिया है C3H8, तो C3 और क्या H8 तो कितना आएगा 3 यहाँ पे ये बैठ रहा है एल्केन ग्रुप पर, ठीक है। उसी में आपको और दिया है क्या C4H10, यही बैठ रहा है एल्केन ग्रुप पर। अगला आपको दिया हुआ है C5 और H12, C5 और H12, तो यहाँ पे 10 दूना 5 10 2 12 यहाँ बैठ रहा है, यहाँ पे 4 8 10 यहाँ बैठ रहा है, यहाँ पे 3 6 C
NH2n और प्लस क्या, +2 करिएगा तो यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे रखिएगा 3, 3 और 6 2 8, यहाँ बैठ रहा है। गलत क्या हो रहा है, अंतर CH2 का देखिए है इसमें, तो CH2 का अंतर है, ठीक है, और C5 5 5 10 12 यहाँ बैठ रहा है। गलत क्या हो रहा है, 4 दूना 8, ठीक है, यहाँ पे तो बैठ जा रहा है CnH2 पर C3 और 3 6 2 8 यहाँ बैठ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं C4 वाला, तो C4 4 दूना 8 और 2 10 यहाँ बैठ रहा है H10, फिर C5 5 10 12 यहाँ भी बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ भी बैठ रहा है। यहाँ पे भी CH2 का अंतर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी CH2 का अंतर हो रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में C2H6 CH4 यहाँ अंतर नहीं बैठ रहा है, ऐसा वाला हो गया। यहाँ ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है यहाँ भी अंतर हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, आपका यही सब एक ग्रुप का है। देखिए ये ग्रुप एल्केन ग्रुप का सब हो गया, और क्या इसमें अंतर कितना का है, CH2 का अंतर हो गया। क्लास 10th में ही पढ़ना है। अब देखिए ये ऑप्शन जो बी दिया हुआ है इसी में आपको दिख रहा था, जब आप ऑप्शन बी दिखिएगा तो आपको और क्या करने की जरूरत है, लेकिन और समय बैठ नहीं रहा है, जो ऑप्शन सी दिया उसमें नहीं बैठ रहा है, देखिए फॉर्मूला लगा के, ठीक है, ये आपका हो गया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन और डी हो जाएगा। आते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा इस नंबर का, निम्नलिखित करेगा कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य होंगे। आप जानते हैं कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का जो आपका सूत्र होता है, क्रियात्मक समूह होता है आपका CO, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग R और क्या R' लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला मान लीजिए हो गया। अब क्या करेगा, जब यहाँ पे आप एक यहाँ कार्बन रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ पे CO यहाँ पे रखिएगा ना CH3। देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो 3 कार्बन होना चाहिए, तो ऑप्शन मिला लीजिए इसमें। तो आपको दिया ऑप्शन ए में दिया है प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया आपको क्या, मेथेन, तो मेथेन यहाँ बन नहीं करेगा, 3 कार्बन जोड़ेंगे ना, आपका जो ऑप्शन बी हो गया सही गलती हो गया। ऑप्शन सी में दिया है एथेनोन और प्रोपेनोन, तो एथेनोन बन नहीं करेगा, क्योंकि क्या 2 से बनेगा 3 से बनेगा ना, तो ये ऑप्शन सी भी गलती हो गया। ऑप्शन डी में दिया है ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन, तो 4 को 3 शुरू हो रहा है तीसरे से ना, तो क्या होना चाहिए प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। आपका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है आपका ये सही है। आपका जो पहला जो कीटोन ग्रुप का पहला जो यौगिक है आपका है प्रोपेनोन और दूसरा क्या है ब्यूटेनोन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 20 पर। 20 भी आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान रखना है आपको केवल अवर सारणी से, लेकिन अब एनसीटी इसको हटा दिया है, हो सकता है कि अगले एग्जाम में ना पूछे, लेकिन इस बहुत चैप्टर महत्वपूर्ण है, आगे और चैप्टर पढ़िएगा तो जरूरत पड़ेगा आपको। कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जानते हैं कि तत्वों का गुण धर्म क्या होता है, क्या कि जो मेंडलीव साहब थे और मोसले, ये समझा इस क्या करते जो सजाए थे अवर सारणी को, उस परमाणु क्रमांक पे, एक द्रव्यमान संख्या पर ना, द्रव्यमान संख्या पे, इस द्रव्यमान संख्या पे, इस आए थे क्या परमाणु क्रमांक पे, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तत्वों का गुण धर्म क्या होता है, ये बताया था कि जो तत्वों का गुण धर्म होता है उसका परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, इनका यही स्टेटमेंट था। इनका क्या था, इनका अभी है मतलब चल ही रहा है, ध्वनिक आवर्त नहीं इन्हीं का चल रहा है अभी, तो इनका क्या है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, तो इनका पूछ रहा था। आपको ऑप्शन नंबर क्या, आपको ऑप्शन नंबर यही में दिया हुआ है कि तत्वों के गुण धर्म के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन यही टिक कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और बच गया 5 क्वेश्चन तेजी में।